नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से निर्माण प्लस यूट्यूब चैनल पर। और आज का जो हमारा सेशन है, जैसा कि आप लोगों को थंबनेल पर दिख ही रहा होगा, पद्म पुरस्कार 2026, जिसकी घोषणा गणतंत्र दिवस के पूर्व संध्या यानी कि 26 जनवरी के ठीक पहले वाली शाम 25 जनवरी को हो चुकी है। हालांकि ये अलग बात है कि मार्च अप्रैल में ये पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे, पर नामों की सूची आ गई है और नाम आप तक पहुंच भी गए होंगे। लेकिन आज मैं निर्माण प्लस के इस मंच से, इस प्लेटफॉर्म से आपसे इन पुरस्कारों के उन पहलुओं पर चर्चा करने के करूंगा जिनसे आपके एग्जाम हॉल में प्रश्न बनते हैं, और कहीं ना कहीं स्टेटमेंट वाइज अगर प्रश्न आते हैं तो वहाँ सिली मिस्टेक होने के चांसेस भी रहते हैं। तो सारे डाउट्स हम इस क्लास में आज खत्म कर लेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। आज का ये सेशन बहुत ही शानदार होने वाला है, अंत तक बने रहिएगा, है ना। तो ये देखिए, पद्म पुरस्कारों की अगर बात करूं तो 77वें गणतंत्र दिवस 2026 की पूर्व संध्या पर अनाउंस हो चुके हैं। ये होते क्या है, तो आपको याद रखना है कि जो हमारे देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान हैं वो 4 हैं इस समय पे। पहला है भारत रत्न, है ना। भारत रत्न विशेष वाली कक्षा में भी इस पर मैं चर्चा कर चुका हूं। इससे पहले जो पद्म पुरस्कार वाले क्लास 2025 का पढ़ाया था तो उसमें भी हम इसको देखे थे। तो पद्म विभूषण हो गया दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान आपका, तीसरा हो गया पद्म भूषण, और चौथा जो आपका सर्वोच्च नागरिक सम्मान है वो कौन सा है, तो वो पद्मश्री है। ये सब आप लोगों को पता ही है। देखिए, सर्वोच्च नागरिक सम्मान की अगर मैं बात करूं तो इसकी शुरुआत कब होती है, तो इसकी शुरुआत होती है, ये स्टार्ट कब होते हैं सर्वोच्च नागरिक जो सम्मान है हमारे देश के, तो आपको याद रखना है कि इनकी शुरुआत 1954 में होती है। ठीक, 1954 में 2 नागरिक पुरस्कार दिए जाते हैं। एक आपका भारत रत्न है, ठीक, एक पुरस्कार भारत रत्न, और दूसरा पद्म विभूषण। उस समय पद्म विभूषण को 3 श्रेणियों में डिवाइड किया गया था, ये भी आपको याद रखना है। 3 श्रेणियों में पद्म विभूषण की 3 श्रेणियां थी, प्रथम वर्ग या द्वितीय वर्ग और तृतीय वर्ग। ठीक है, इसको ऐसे दिया जाता था, प्रथम वर्ग, द्वितीय वर्ग और तृतीय वर्ग के पुरस्कार। तृतीय वर्ग के पुरस्कार, ऐसे ये पुरस्कार प्रदान किए जाते थे। लेकिन ठीक एक साल बाद 8 जनवरी 1955 का वो समय आता है जब इन पुरस्कारों का नाम बदल दिया जाता है। पद्म विभूषण का नाम बदल के उसको 3 अलग अलग पुरस्कारों का नाम दिया जाता है। कब, तो आप याद रखेंगे 8 जनवरी 1955, एक साल बाद ये आपके 3 पुरस्कार बनते हैं जो प्रथम द्वितीय तृतीय वर्ग थे। तो जो पद्म विभूषण है वो असाधारण कार्यों के लिए और विशिष्ट सेवा के लिए दिए जाते हैं, उच्च कर्म के विशिष्ट सेवा के लिए, उच्च कोटि की विशिष्ट सेवा के लिए क्या कौन से दिए जाते हैं, तो पद्म भूषण दिए जाते हैं, और किसी भी क्षेत्र की विशिष्ट सेवा के लिए पद्मश्री दिए जाते हैं। अब ये जो पुरस्कार हैं, पद्म पुरस्कार या भारत रत्न या मैं कहूँ नागरिक पुरस्कार, तो इस पे हमने भारत रत्न वाली कक्षा में पहले भी देखा था कि 2 बार इसका निलंबन भी हो चुका है, ये निलंबित भी रह चुके हैं। तो ये भी आप याद रखेंगे, 2 बार इनका निलंबन ऑलरेडी हो चुका है। कब कब, तो आप याद रखेंगे 1978-79 में, और एक बार ये 1993 से 1997 तक भी निलंबित थे। ठीक है, इसमें क्या कारण था और क्यों निलंबित थे, इसकी डिटेल से चर्चा पूर्व की क्लासों में मैंने किया है। फिर भी एक मुद्दा आप याद रखेंगे कि इनके निलंबन के कारणों में एक प्रमुख कारण या एक केस आता है बालाजी राघवन। मैं आपको ऑलरेडी इसकी कहानी भी सुना चुका हूँ, ठीक है, इस केस की, इस बात की। तो बालाजी राघवन बनाम भारत संघ, ठीक है,
बालाजी राघवन बनाम भारत संघवाद, बनाम भारत संघ 1996, माफ कीजिएगा 1996। क्लियर। अब देखते हैं 2026 का विशेष क्या है ये पुरस्कार। ठीक है, इन पुरस्कारों में तो पहली चीज तो डाइवर्सिटी आपको देखने को मिलेगी। 2026 में जो पद्म पुरस्कार दिए गए उनमें आपको विविधता देखने को मिलेगी। विविधता का मतलब कि आप ये पाएंगे कि महिलाओं को भी पुरस्कृत किया गया है, और विभिन्न जो क्षेत्र उसमें नॉमिनेटेड हैं, सूचीबद्ध हैं या लिस्टेड हैं, उन क्षेत्रों में लगभग सभी क्षेत्रों के लिए पुरस्कार दिए गए हैं। ठीक, तो आपको याद रखना है 19 महिलाओं को भी इसमें पुरस्कृत किया गया है। 16 पुरस्कार मरणोपरांत दिए गए हैं, मरणोपरांत व्यक्तियों को, है ना, यानी कि ऐसे व्यक्ति जिनकी मृत्यु हो चुकी है और उसके बाद उन्हें पुरस्कृत किया जा रहा है। और 6 विदेशी हैं। विदेशी मतलब कि जो NRI हैं, है ना, OCI हैं या PIO हैं, तो भारतीय मूल के व्यक्ति हैं, तो जो विदेशों में रह रहे हैं, तो ऐसे व्यक्तियों को भी 6 लोगों को हमने पुरस्कृत किया है। अब ये मैं आपको क्यों बता रहा हूं, तो आपको देखिए आपके एग्जाम में स्टेटमेंट में पूछा जा सकता है या एक स्टेटमेंट दिया जा सकता है कि पद्म पुरस्कार 2026 में 19 महिलाओं को सम्मानित किया गया, या 16 मरणोपरांत पुरस्कार दिए गए, या 6 विदेशी प्राप्तकर्ताओं को सम्मानित किया गया। और उस समय ये आपको पता नहीं रहेगा तो सिली मिस्टेक होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ठीक है, और वैसे भी निगेटिव मार्किंग का दौर शुरू ही हो चुका है PSC में, तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए ये 3 कैटेगरी जो मैं बताया, पद्म विभूषण, फिर उसके बाद पद्म भूषण और पद्मश्री, तो कुल आपको याद रखना है कुल कितने पुरस्कार दिए गए हैं, तो कुल दिए गए हैं 131। ठीक है, इस बार 2026 में 131 पुरस्कारों को मंजूरी मिली है, जिनमें से 5 पद्म विभूषण हैं। 5 पद्म विभूषण है। पद्म विभूषण आपको याद होने ही चाहिए, 5 ही हैं। और यहाँ से आपके एग्जाम में चूंकि कम है तो प्रश्न बनने की संभावना ज़्यादा बनी रहती है। उसके बाद 13 पद्म भूषण हैं। अब 13 तो हम याद नहीं कर पाएंगे, लेकिन एक आध 2 नाम ऐसे आपको जो ज़्यादा चर्चा में रहते हैं उनको याद करके ही जाना है। ठीक है, ये देख लेना है कि इनको पद्म भूषण की कैटेगरी में, और पद्मश्री तो 113 मिला है। अब यहाँ से जो प्रश्न बनेगा वो आपके स्टेट से प्रश्न बनेगा, है ना, आपके राज्य में। तो आप अपने राज्य वालों को 4 लोगों को मिला है मध्य प्रदेश से, तो वो याद कर लेंगे। जो यूपी से हैं यूपी वालों को याद कर लेंगे, है ना। तो कुल मिला के याद क्या रखना है, टोटल 131 पद्म पुरस्कार मिले हैं, 5 पद्म विभूषण हैं, जिनमें 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री हैं। ठीक है, अब राज्यवार अगर हम बात करें तो सबसे अधिक पुरस्कार कौन से स्टेट को मिला है, तो आप याद रखेंगे कि इस बार सबसे अधिक पद्म पुरस्कार महाराष्ट्र को मिला है। जब मैं पद्म पुरस्कार कहूंगा तो उसमें पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री तीनों सम्मिलित होंगे। ठीक है, तो महाराष्ट्र को सबसे अधिक मिले हैं 15, उत्तर प्रदेश को 11, महाराष्ट्र को सर्वाधिक मिले हैं 15, फिर तमिलनाडु को 13, उसके बाद उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल को 11-11 मिले हैं। अब यहाँ पे तीसरी रैंक पे ये दोनों हैं, है ना, यूपी और वेस्ट बंगाल। ठीक है, उसके बाद केरला को 8 मिले हैं, और यहीं अगर बात की जाए अपने प्यारे मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश को कुल अभी 4 मिले हैं। ठीक है, वो भी पद्मश्री। तो याद रखेंगे सर्वाधिक महाराष्ट्र। ये भी स्टेटमेंट में आ सकता है या डायरेक्ट इफेक्ट पूछ ले कि पद्म पुरस्कार 2026 में सर्वाधिक पुरस्कार किस स्टेट को या किस राज्य को मिला है, तो आप महाराष्ट्र, तमिलनाडु और ये याद करके चले जाएंगे, यूपी, पश्चिम, वेस्ट बंगाल। ठीक, 15, 13, 11, 2-2 का डिफरेंस है। देखते हैं आगे। तो ये स्लाइड हमने देख लिया था कि कितने क्या किसको कहाँ मिले हैं। अब आते हैं हम पद्म विभूषण पे। तो पद्म विभूषण बिल्कुल याद कर लेना है
कि किसको कितने पद्म विभूषण, मतलब किस पद्म विभूषण में कितने लोगों को नॉमिनेटेड किया गया है। ठीक है, तो देखिए इसमें एक हैं आपके, 2 तो मरणोपरांत मिले हैं और 3 जीवित व्यक्तियों को मिला है। तो मरणोपरांत में 2 नाम आप याद कर लो। एक है धर्मेंद्र सिंह देओल। धर्मेंद्र सिंह देओल आप सब इनको जानते हैं। ये जो हिंदी सिनेमा जगत है उसके एक बहुप्रतिष्ठित और बेहद अच्छे कलाकार थे, है ना। इनको मरणोपरांत कला के क्षेत्र में और महाराष्ट्र से मिला है, ये भी आपको याद रखना है, कला के क्षेत्र में महाराष्ट्र से। फिर हैं दूसरे आपके जिनको मरणोपरांत मिला है, वो हैं BS अच्युतानंदन। इनको भी मरणोपरांत पद्म विभूषण से पुरस्कृत किया गया है। और जो आपके BS अच्युतानंदन हैं, इनको सार्वजनिक सेवा के लिए, कहाँ से, तो आप याद रखेंगे सार्वजनिक सेवा के लिए केरला से मिला है। ठीक है, केरल से। ये इनका भारतीय राजनीति में भी काफ़ी सक्रिय योगदान रहा, या यूं कहूँ मैं कि जो कम्युनिस्ट आपकी पार्टी है उसके गठन में भी इनका काफ़ी योगदान रहा। ठीक है, फिर उसके बाद न्यायमूर्ति हैं जो कि रिटायर हो चुके हैं, KT थॉमस जज हैं। N राजम, तो KT थॉमस को भी केरला। ठीक है, तो इसमें देखो महाराष्ट्र से एक है, केरला से 3 आप याद रखेंगे। KT थॉमस याद रखेंगे केरला से। P नारायणन को भी केरला से मिला है, और P नारायणन आपके, इनको साहित्य और शिक्षा के लिए केरला से दिया गया है। ठीक है, किससे संबंधित हैं ये, तो साहित्य और शिक्षा से संबंधित हैं, और कहाँ से, केरल से। अब एक नाम आपका बचता है N राजम। तो जो N राजम हैं उनको कला के लिए, कला में योगदान के लिए यूपी से। ठीक, KT थॉमस आपके पब्लिक अफेयर्स यानी कि वही सार्वजनिक सेवा के क्षेत्र में इनको मिलता है, कहाँ से, केरल से। तो देखिए, और महाराष्ट्र से धर्मेंद्र जी को मिलता है। ठीक है, तो पद्म विभूषण धर्मेंद्र को मिलता है आर्ट में, कला में, महाराष्ट्र से। मरणोपरांत आपको BS अच्युतानंदन को याद रखना है। ठीक है, पब्लिक अफेयर्स यानी सार्वजनिक सेवा के लिए केरला से ही मिलता है। फिर आपका अगला नाम आप याद रखेंगे KT थॉमस हैं, सार्वजनिक सेवा के क्षेत्र में केरला से। ये मिसेस N राजम हैं, उत्तर प्रदेश से, कला के क्षेत्र में। और आपके श्री P नारायण हैं, शिक्षा और साहित्य के क्षेत्र में, केरला से इनको मिलता है पुरस्कार। ठीक है, तो ये 5 आप नाम याद रखेंगे, धर्मेंद्र, KT थॉमस, N राजम, VS अच्युतानंदन और P नारायणन। किस कैटेगरी में, पद्म विभूषण में। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं, थोड़ा सा इनके बारे में जानकारी ले लेते हैं, क्योंकि अभी SI का जो एग्जाम हुआ था तो उसमें प्रश्न भी पूछ लिया गया था कि एक बार ये सांसद बने थे, तो सांसद रहे, तो इनका निर्वाचन क्षेत्र पूछ लिया गया। ठीक है, तो ऐसे चर्चित हस्तियां जो बहुत ज़्यादा चर्चित हैं और जहां से एग्जाम में सवाल बनने की संभावना है, उन पे हम थोड़ा सा डिटेलिंग से देखते चलेंगे। ठीक है, तो डिटेलिंग में इनके देखते हैं हम क्या है। तो नाम तो इनका धर्मेंद्र सिंह देओल आप जान ही रहे हैं। दिसंबर 1935 में नसराली पंजाब में इनका जन्म हुआ था। 24 नवंबर 2025 को 89 ईयर्स, है ना, इनकी आयु थी, 89 वर्ष की। महाराष्ट्र में इनकी डेथ हो जाती है। ठीक है, कोई बात नहीं। अब प्रश्न जहां से बनेगा, तो ये देखिए आप, अभी 2026 में पद्म विभूषण इनको मिला। इससे पहले कोई पुरस्कार मिल चुका है क्या, तो आप याद रखोगे कि इससे पहले इनको पद्म भूषण भी मिल चुका है। पद्म भूषण कब मिला, तो 2012 में मिला। ठीक, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखेंगे। राजनीतिक करियर की अगर इनकी बात करूं तो ये संसद सदस्य रहे हैं, कहां से, मतलब किस सभा से, किस सदन से, तो लोकसभा से रहे हैं। लोकसभा से संसद सदस्य रहे हैं। इनका कार्यकाल मई 2004 से मई 2009 तक रहा। निर्वाचन क्षेत्र आप याद रख लेना। देखो, जन्म इनका पंजाब का है और निर्वाचन क्षेत्र पता नहीं है, तो ऑप्शन में पंजाब आएगा, तो आप पंजाब ही उत्तर लगा के आओगे, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको याद रखना है
इनका निर्वाचन क्षेत्र बीकानेर राजस्थान। ठीक है, कहाँ से ये संसद के सदस्य थे या सांसद कहाँ से थे, तो बीकानेर राजस्थान से थे। क्लियर, बढ़ते हैं आगे। अब देखो पद्म भूषण, पद्म भूषण वही उच्च कोटि की विशिष्ट सेवाओं के लिए दिया जाता है। 13 व्यक्तियों को इस बार दिया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो नाम होंगे हम देखते चलेंगे। ठीक, तो देखो कला के क्षेत्र में आप एक नाम याद रख लेना, सुश्री अलका याग्निक। अलका याग्निक ये सिंगर हैं, पार्श्व गायक हैं। ठीक है, सार्वजनिक कार्य में आप एक नाम याद रख लेना, शिबू सोरेन। इनको मरणोपरांत दिया गया है कौन सा पुरस्कार, पद्म भूषण। अलका याग्निक को पद्म भूषण। ठीक है, शिबू सोरेन आपको याद रखना है, ये झारखंड के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। ठीक है, झारखंड के, कहाँ के, तो झारखंड के पूर्व सीएम। ठीक है, झारखंड के पूर्व सीएम, पूर्व मुख्यमंत्री, ये आपको याद रखना है, झारखंड के पूर्व सीएम रह चुके हैं। दूसरा नाम श्री भगत सिंह केसयारी। भगत सिंह केसयारी भी सार्वजनिक क्षेत्र में या सार्वजनिक कार्य में ही दिया गया। ये भी एक राजनेता हैं, उत्तराखंड राज्य के ये दूसरे सीएम थे, है ना। तो आपको याद रखना है सेकेंड सीएम ऑफ यूके, उत्तराखंड। ठीक है, साथ ही में आपको याद रखना है कि ये महाराष्ट्र के गवर्नर भी रहे हैं। ठीक, तो गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र कौन, भगत सिंह केसयारी, गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र। तो देखिए शिबू सोरेन याद रखना है सार्वजनिक कार्य में, पद्म भूषण, अलका याग्निक कला में, भगत सिंह केसयारी। ये नाम उद्योग में उदय कोटक। ठीक है, खेल में श्री विजय अमृत राय राज। चिकित्सा के क्षेत्र में आप देखेंगे तो कल्लीपट्टी रामास्वामी पल्ला, और ये पीडीएफ आपको हालांकि मिल जाएगी, आप पढ़ लेंगे बाद में नाम सारे। ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो हैं मैं उनको बता दूं, यहाँ से आप याद रखना, क्योंकि ये यूएसए के हैं वर्तमान में, और इन्हें विदेशी जो 6 विदेशी हैं उनमें से एक ये भी हैं, डॉक्टर नोरी दत्ता ट्रेयुडू, चिकित्सा के क्षेत्र में मिला है। बाकी अब हम बात करें अगर पद्मश्री की, तो देखिए कुल 113 हैं, लेकिन मोस्ट इंपोर्टेंट जो पद्मश्री हैं, मतलब भारत में जो प्रमुख हैं जहां से प्रश्न बन सकते हैं उनको देख लेंगे, और अपने स्टेट मध्य प्रदेश का देख लेंगे। तो देखिए कुल 113 व्यक्तियों को सम्मानित किया गया, और इसी में अपरिचित नायकों को भी सम्मानित किया गया। ये अपरिचित नायक वाली जो कैटेगरी है ना, इसको आपको याद रखना है 2014 से शुरू हुई है। ठीक है, 2014 से शुरू हुई है। अपरिचित नायक का मतलब अनसंग हीरोज, ऐसे हीरोज जिनके बारे में कभी हमने सुना नहीं है। ठीक है, अपरिचित नायक से सीधा सा मतलब यही है कि हमारे समाज में निस्वार्थ भाव से समाज सेवा करने वाले ऐसे हीरोज जिनके बारे में स्थानीय स्तर पे चूंकि वो समाज सेवा करते हैं और इतना फेमस नहीं है तो कोई नहीं जानता। जैसे धर्मेंद्र जी हो गए, धर्मेंद्र जी का नाम सबने सुना था। रोहित शर्मा जी हो गए, सब परिचित, सब जानते थे। लेकिन अभी हम देखेंगे इस बार के 2 अपरिचित नायक, जैसे अंके गौड़ा हैं, ठीक है, और आपकी अर्मिडा फर्नांडीज हैं, जो कि स्थानीय स्तर पे कितना विशिष्ट कार्य कर रही थी, जिसके लिए इनको अवार्ड मिला, पर कोई जानता नहीं था। क्यों? क्योंकि ये स्थानीय स्तर पे कार्य कर रही थी, इतना फेमस नहीं थी, इसलिए इनको अपरिचित नायक या अनसंग हीरोज की संज्ञा दी गई है। ठीक है, तो देखिए पद्मश्री में आपको एक नाम याद रखना है, रोहित शर्मा, क्रिकेट यानी कि खेल से संबंधित है, खेल से ही संबंधित, क्रिकेट से ही हरमनप्रीत कौर वुमेन क्रिकेट टीम की क्रिकेटर हैं, और सविता पूड़िया हॉकी, ये नाम याद रखना है। अब आगे इनकी डिटेलिंग देखेंगे हम। अपरिचित नायक की बात करूं तो अंके गौड़ा है, इन्होंने 20 लाख पुस्तकों वाला पुस्तकालय बनाया है। ठीक है, 20 लाख इनके लाइब्रेरी में 20 लाख किताबें हैं। फिर अर्मिडा फर्नांडीज जो हैं, एशिया का पहला ह्यूमन मिल्क बैंक, जो पूरे एशिया का पहला ह्यूमन मतलब मानव के दूध का जो बैंक है, ह्यूमन मिल्क बैंक,
तो उसकी ये संस्थापक हैं। अब सपोज ऐसे बच्चे जो लावारिस हो गए या पैदा होते ही जिनकी माताओं का निधन हो गया, तो उनको मानव या माता के दूध की आवश्यकता तो है, तो उसके लिए इन्होंने जैसे ब्लड बैंक वगैरह होते हैं तो ह्यूमन मिल्क बैंक बनाया। ठीक, किन्होंने? तो अर्मिडा फर्नांडीज ने। क्लियर? इतनी बातें याद हुई तो आपको देखना है रोहित शर्मा को मिला है, हरमनप्रीत कौर को और सविता पूनिया को। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए रोहित शर्मा के बारे में आप कुछ जानकारी ले लें, बाकी इनसे सब आप परिचित ही हैं। हमारे भारतीय क्रिकेट जगत के काफ़ी दिग्गज और सुपरस्टार प्लेयर हैं ये। देखिए अगर मैं इनकी बात करूं तो व्यक्तिगत स्कोर की, तो ये एक व्यक्ति ऐसा है कि जिन्होंने 3 बार, कुल 3 बार डबल सेंचुरी यानी कि दोहरा शतक बनाया है। ठीक है, 3 बार इन्होंने 200 के स्कोर, व्यक्तिगत स्कोर इन्होंने बनाया है। पहला 209 बनाया था ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 2013 में, फिर 2014 में इन्होंने 264 श्रीलंका के खिलाफ, जो कि अभी तक का वनडे क्रिकेट में सबसे अधिकतम स्कोर है। ठीक है, हाईएस्ट रिकॉर्ड है। और 2008 में ये नॉट आउट रहे थे, है ना, 208 रन बना के नॉट आउट रहे थे 2017 में श्रीलंका के ही खिलाफ। अगर उपलब्धियों की बात करें बतौर कप्तान, तो 2024 में इन्होंने देश को T20 विश्व कप जिताया, 2025 में चैंपियन ट्रॉफी जिताई। आईपीएल की बात करेंगे तो आईपीएल में सबसे सफल कप्तान हैं ये। मुंबई इंडियंस को 5 बार आईपीएल का खिताब जिताया, और साथ ही 2009 में एक बार जब डेक्कन चार्जर्स जीती थी तो उसके विजेता भी ये रहे, यानी कि कुल 6 ट्रॉफियां इनके पास है। ठीक है, एशिया कप 2018 और 2023 भी इन्होंने हमें जिताया है। पुरस्कार और सम्मान की बात कर लें, देखिए अब यहाँ से देख लीजिए, आप यहाँ से पूछ सकता है और प्रश्न बन सकता है, तो आपको याद रखना है कि इनको 2020 में खेल रत्न पुरस्कार भी मिल चुका है, जो कि भारत का सर्वोच्च खेल सम्मान है। भारत का सर्वोच्च खेल सम्मान कौन सा है? तो खेल रत्न पुरस्कार है, मिल चुका है रोहित शर्मा को 2020 में। उसके अलावा अर्जुन पुरस्कार भी इनको 2015 में मिला था, और आईसीसी वनडे क्रिकेट ऑफ द ईयर के का अवार्ड भी इनको मिल चुका है। कब? 2019 में। तो 3 याद रखना, खेल रत्न, अर्जुन पुरस्कार, आईसीसी वनडे क्रिकेट ऑफ द ईयर। क्लियर? बढ़ते हैं आगे। हरमनप्रीत कौर, तो ये सेम इंडियन जो वीमेन टीम है हमारी, उसकी कैप्टन है। मुंबई इंडियंस, डब्ल्यूपीएल में मुंबई इंडियंस के लिए कप्तानी करती हैं। तो वर्ष 2025 में इन्होंने पहली बार वनडे वर्ल्ड कप, वुमेन मतलब जो वुमेन का क्रिकेट है और महिलाओं का क्रिकेट है, तो महिला क्रिकेट का जो विश्व कप होता है उसको पहली बार भारत को इन्होंने जिताया 2025 में। और वर्ष 2023 में जब पहली बार डब्ल्यूपीएल शुरू होता है तो इनकी कप्तानी में मुंबई इंडियंस पहला डब्ल्यूपीएल खिताब जीतती है, ये भी आप याद रखना। हाँ, कुछ नाम हैं जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, जिन्हें पहले भी पद्मश्री मिल चुका है, महिला क्रिकेटर्स। उन महिला क्रिकेटर्स को हम देख लेते हैं। तो पद्मश्री सम्मानित महिला क्रिकेटर्स की सूची, आप एक नाम याद रखेंगे, डायना एडुल्जी, 2002 में इन्हें पद्मश्री मिल चुका है। क्रिकेट से ही झूलन गोस्वामी है, 2012 में इन्हें क्रिकेट पद्मश्री अवार्ड मिल चुका है। और मिताली राज, 2015 में इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। हरमनप्रीत कौर भुल्लर, यानी कि हरमनप्रीत यही है, इनका नाम है पूरा हरमनप्रीत कौर भुल्लर, पंजाब से संबंधित हैं, पंजाब से हैं ये भी याद रखना है आपको। और इन्हें 2026 में अभी यानी कि इस बार पुरस्कार दिया जाएगा। तो 3 नाम इनके अलावा और क्रिकेट से आप याद रखना है आपको, डायना एडुल्जी, झूलन गोस्वामी और एक नाम मिताली राज। बढ़ते हैं आगे। अब देखिए, ये भारतीय हॉकी टीम की प्लेयर हैं, गोलकीपर हैं, नाम है इनका सविता पूनिया। इनका जन्म ये हैं कहाँ से? तो हरियाणा से, हरियाणा के जो धांका सिरसा में इनका जन्म हुआ था। और 2018 में इन्हें भी अर्जुन पुरस्कार मिल चुका है, तो ये भी आप याद रख लेना। ठीक है, बढ़ते हैं फिर आगे। अब देखो, एमपी से
तो आपको याद रखना है मध्य प्रदेश से कुल 4 लोगों को, कितने, तो कुल 4 लोगों को पद्मश्री मिला है। उन 4 में पहले हैं कैलाश चंद्र पंत, साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र से इनको मिला है। देखो ये महू में इनका जन्म हुआ है, ये महू के निवासी हैं, इंदौर के निवासी हैं। 26 अप्रैल 1936 को ये व्याख्याता रह चुके हैं। कहाँ पे, तो यूनियन थियोलॉजिकल सेमिनरी इंदौर में 1957 से 1959 तक। पंचायती राज प्रशिक्षण केंद्र जो है भोपाल में, तो वहाँ ये 1963 से 1971 तक प्राचार्य भी रह चुके हैं। इन प्रकाशन प्रमुख भी रह चुके हैं। कहाँ कहाँ के, तो आपको याद रखना है विद्या भवन जो एनसीईआरटी है उदयपुर, उसके 1959 से 1960 के दौर में ये वहाँ के प्रकाशन प्रमुख थे। ठीक, संवाददाता भी रहे ये। तो आपको कैलाश चंद्र पंत इंदौर से शिक्षा और साहित्य, ये आपको याद रखना है। ठीक है, दूसरा नाम आपको मोहन नागर, सामाजिक कार्य के लिए इन्हें सम्मानित किया गया है और ये बैतूल से संबंधित हैं, बैतूल जिले से, मोहन नगर से। वर्तमान पद इनका क्या है, तो ये जो मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद है उसके उपाध्यक्ष हैं। इन्होंने कई संस्थाओं की स्थापना भी की है, जैसे भारत भारती शिक्षा संस्थान, नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय जबलपुर और प्रबंधन से भी संबंधित, इससे भी ये संबंधित रहे हैं। ठीक है, भारत भारती शिक्षा संस्थान से संबंधित थे, नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय जबलपुर के प्रबंधन मंडल से संबंधित थे और मध्य प्रदेश वाइल्ड लाइफ बोर्ड से भी संबंधित थे। ठीक, तो मोहन नागर बैतूल, कैलाश हमने देखा, दूसरा नाम मोहन देखा। फिर इनकी प्रमुख उपलब्धियों की अगर बात करें मोहन नागर की, तो देखो अभी पर्यावरण और जल संरक्षण में उत्कृष्ट योगदान देने के लिए 2026 में इनको पद्मश्री तो मिला ही मोहन नागर जी को। इसके अलावा देखिए 2019 में इन्हें राष्ट्रीय जल प्रहरी सम्मान से भी सम्मानित किया जा चुका है और 2020 में जल शक्ति मंत्रालय भारत सरकार द्वारा वाटर हीरो सम्मान भी इनको दिया गया है। ठीक है, जल नायक वाटर हीरो 2020 में किसको मिला है, आप याद रख लेना, मोहन नागर। और 2019 में इन्हें जल प्रहरी। ठीक, यहां से भी प्रश्न पूछ सकता है, आपके पद्म पुरस्कार ना पूछ के ये पूछ ले कि जल प्रहरी सम्मान निम्न में से किसे दिया गया है, 4 नाम दे दे, या वाटर हीरो के नाम से किसे जाना जाता है ये भी पूछ ले। तो ये आपको याद रखना है, एक ही नाम मोहन नागर बैतूल से हैं। ठीक है, फिर अगले हमारे जो हीरो हैं जिन्हें मिला पुरस्कार, भगवान दास रायकवार, ये सागर जिले से संबंधित हैं। ठीक है, और इन्होंने अपनी सरकारी नौकरी त्याग कर जो बुंदेली कला है ना, युद्ध कला, तलवारबाजी, लाठी डंडा, उसकी जो पारंपरिक तकनीक है उसको जीवंत रखने के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। तो देखते हैं इनके बारे में भी। भगवान दास रायकवार खेल से संबंधित हैं, स्पोर्ट के कैटेगरी में पद्मश्री इनको मिला है। इनका जन्म और क्षेत्र सागर मध्य प्रदेश आपको याद रखना है। विशेषता क्या है, बुंदेली युद्ध कला जैसे तलवारबाजी, लाठी डंडा और पारंपरिक तकनीकों के संरक्षक और प्रशिक्षक हैं। ये प्रशिक्षण भी देते हैं। राष्ट्रीय सम्मान पद्मश्री 2026 आप जान ही रहे हैं किस कैटेगरी में, तो वही अनसंग हीरोज, यानी कि जो मैं बताया कि हमारे कैसे नायक, अपरिचित नायक। ठीक, देखिए दशकों से युवाओं को पारंपरिक मार्शल आर्ट सिखाया और इसे विलुप्त होने से इन्होंने बचाया। सांस्कृतिक महत्व, बुंदेली युद्ध कला को जीवित रखकर स्थानीय संस्कृति और पहचान को ये मजबूत किए। देखिए अगला और अंतिम, नारायण व्यास, ये पुरातत्वविद हैं, उज्जैन के हैं, उज्जैन से संबंधित हैं, ये उज्जैन जिले से। ठीक है, और इनका योगदान हम देख लेते हैं। यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों जैसे भीमबेटका हो गया, सांची का स्तूप हो गया, रानी की वाव हो गई, इसके संरक्षण में इन्होंने असाधारण योगदान दिया है। इन्हें मध्य प्रदेश के पुरातत्व क्षेत्र में ग्रैंड ओल्ड मैन कहा जाता है। तो पुरातत्व क्षेत्र में, एमपी के पुरातत्व क्षेत्र में, एमपी के आर्कियोलॉजिकल सेक्टर में ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से श्री नारायण व्यास, आप नाम याद रखोगे, इन्हें कहा जाता है। और एएसआई में ये सीनियर आर्कियोलॉजिस्ट के रूप में कार्य करते थे, जहां इन्होंने रॉक आर्ट, प्रागैतिहासिक साइट्स के अध्ययन में विशेषज्ञता हासिल की और ये 2009 तक सेवा करते रहे हमारे यहाँ पुरातत्व का। 2009 में ये
सेवानिवृत्त होते हैं। तो नारायण व्यास जी उज्जैन से हैं, ठीक है, उज्जैन से हैं और इन्हें अदर्स की कैटेगरी में सम्मानित किया गया है, ठीक है। इन्होंने भीमबेटका, सांची स्तूप, रानी की वाव, अगर इसके संरक्षण से प्रश्न पूछ लिया जाए कि कौन संबंधित हैं और चारों लोगों का नाम दे दिया जाए, है ना, जितने भी पद्म पुरस्कार या पद्मश्री विजेता हमारे मध्य प्रदेश से हैं इस बार के, उन चारों का नाम दे के प्रश्न आप विकल्प में और प्रश्न आपसे पूछ ले कि यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल जो हैं हमारे एमपी के 3, भीमबेटका हैं, चाहे वो सांची का स्तूप हो जाए और या फिर रानी का वाव है, तीनों में से किसी भी एक का नाम दे दे और पूछ ले कि इसके संरक्षण से कौन संबंधित है, तो आपको नारायण व्यास याद रखना है। तो देखिए, एमपी से कुल 4 लोगों को पद्म पुरस्कार मिला है। पहले आपका कौन सा नाम याद रखना है, तो कैलाश चंद्र पंत याद रखना है, फिर आपको मोहन याद रखना है, फिर आपको मोहन के अलावा नारायण हैं और नारायण के पहले कौन थे, तो भगवान दास रायकवार हैं, ठीक है। तो आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं कि नारायण ने मोहन का रूप धारण कर भगवान से मिलने कैलाश गए, ठीक है, नारायण मोहन का रूप धारण कर भगवान से मिलने कैलाश गए, ठीक है। तो एक बार आप फटाफट एमपी वालों को देख लीजिए कौन किस कैटेगरी में है। तो देखिए, मोहन नागर सार्वजनिक कार्य के लिए, ठीक है, मोहन नागर सार्वजनिक कार्य के लिए हैं और अपने जो कैलाश चंद्र पंत हैं वो लिटरेचर एंड एजुकेशन, ठीक है, शिक्षा और साहित्य। उसके बाद अगर मैं बात करूं, तीसरे हैं हमारे भगवान दास रायकवार खेल में और चौथे अदर्श की कैटेगरी में आपके नारायण व्यास जी हैं। तो ये था, थैंक यू सो मच। आज के लिए बस इतना ही, ये थे आपके पद्म पुरस्कार से जुड़े कुछ फैक्ट्स और उम्मीद करता हूँ कि ये आपकी परीक्षा में बहुत ही उपयोगी साबित होंगे, माफ़ कीजिएगा। तो काफ़ी हेल्पफुल रहेगी ये वीडियो। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।